वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो में मैं डेटाबेस क्रिएट करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। और जो हम सीरीज़ बना रहे हैं ये दूसरी वीडियो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की। सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छी पॉजिटिव सपोर्ट मिली है मुझे पहली वीडियो में जो मैंने अपलोड की है, तो थैंक यू सो मच। सजेशंस भी मिली हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वो सजेशंस को ऐड कर लिया जाए। आज की वीडियो में डेटाबेस स्कीमा के ऊपर काम करेंगे। लेकिन अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया। वो जो रेड बटन है ना जिसके ऊपर लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसको हिट करो और बेल का आइकन भी हिट करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी एंड तक देखें। अगर पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। उससे क्या होता है कि YouTube को पता चलता है कि इस वीडियो को पसंद किया जा रहा है। एनीवे, जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, जितना मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले तो प्रोसेस का पता होना चाहिए कि प्रोसेस है क्या जिसके लिए आपने एप्लीकेशन बनानी है, जिसके ऊपर आपने काम करना है। तो वो प्रोसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रोसेस का नॉलेज नहीं है तो फिर आप भटके रहेंगे कि यार ये पता नहीं मैंने नेक्स्ट टेबल क्या बनाना है, नेक्स्ट अगर टेबल बना लिया है तो उसके अंदर फील्ड कौन सी ऐड करनी है। तो प्रोसेस पता नहीं। तो हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोसेस ये है कि एक सेंट्रल वेयर हाउस है, वो प्रिक्योरमेंट करेगा, सप्लायर से सामान खरीदेगा, वो सामान खरीद के अपने वेयर हाउस में रखेगा और फिर दो लोकेशंस हैं, लोकेशन ए, लोकेशन बी, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा सामान। ठीक है, सो ये हमारा प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज़ भी शामिल हैं, इस प्रोसेस में कस्टमर भी शामिल हैं, इस प्रोसेस में जो डेटा क्रिएट हो रहा है वो सेल्स का डेटा क्रिएट हो रहा है, इस प्रोसेस में जो डेटा क्रिएट हो रहा है वो परचेज़ का डेटा क्रिएट हो रहा है। एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल्स क्रिएट हो रहा है डेटा। सो ये सब इंफॉर्मेशन आपको जब होगी तब आप बैठ के अपना डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन कर सकेंगे। तो जब आप डेटाबेस स्कीमा डिज़ाइन करते हैं, मुझे तो एक्सेल पसंद है क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह आप डिटेल्ड डेटाबेस स्कीमा बना सकते हैं। डेटाबेस स्कीमा का मतलब ये है कि आपने जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपने बैठ के डिज़ाइन करना है कि कौन सा टेबल मैंने क्रिएट करना है इस डेटाबेस स्कीमा के अंदर, और हर टेबल में कौन कौन सा एट्रीब्यूट होना चाहिए। यानी ये एक फील्ड जो है ये एट्रीब्यूट है इस डेटाबेस की, इस टेबल की पर्टिकुलरली। तो जब आप ये सब डिज़ाइन कर लेते हैं ना, काम करने से पहले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जाने से पहले जब आप ये डेटा सब डिज़ाइन कर लेंगे स्कीमा, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए, जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में भी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मैंने डेटाबेस स्कीमा बनाया है ये बिल्कुल परफेक्ट है 100%, नहीं, इसमें भी फ्लॉ हो सकता है। क्या पता हमें डाउन द लाइन जब वीडियोस बना रहे हैं तो मुझे आइडिया हो जाए कि ये चीज़ गलत है, इसको मॉडिफाई करना है या इसको डिलीट करना है डेटाबेस से। तो वो सब हम करते रहेंगे, यही एक सॉफ्टवेयर साइकिल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। लेकिन एटलीस्ट आपके पास प्रिपरेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो चले अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में चलते हैं और इसको जो हमने टेबल्स के डिज़ाइन किया हुआ है, डेटाबेस स्कीमा बनाया है, उसको हम जाके एक्चुअल बिल्ड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। अब मुझे ये लगता है कि अगर मैं सारे टेबल बनाने बैठ जाऊँगा ना इस वीडियो में, तो काफ़ी टाइम भी लग जाएगा और आप भी शायद बोर हो जाएंगे, यार ये क्या है, वही चीज़ें बार बार दिखा रहा है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये वीडियो देखेंगे गौर से, आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा, स्पेशली अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो चले जी, चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू ब्लैंक एप्लीकेशन है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है। तो चले इस पे हम काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा क्रिएट बटन पे, क्योंकि यहाँ पे जाके रिबन में हमें टेबल्स की ऑप्शन मिलती है। तो मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू में। सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, लोकेशंस का टेबल। ठीक है, सो देखें ये भी इजी है, मैं सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करूँगा, एक्सेल से पकड़ के एक्सेस में कॉपी एंड पेस्ट, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सेल में ऐसे डिज़ाइन कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, लोकेशन आईडी ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर मतलब उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑटो नंबर का मतलब है कि जब भी नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा
तो उसका सीक्वेंस नंबर ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस असाइन कर देगा उस रिकॉर्ड के लिए। और ये हर टेबल के लिए एक प्राइमरी की का होना लाजमी है, इसलिए आप देखेंगे ये चाबी बनी हुई है और इसलिए इसको प्राइमरी की का कहा जाता है। हर टेबल का में प्राइमरी की एटलीस्ट एक होनी ज़रूरी है। तो चलिए लोकेशन टाइप। अब लोकेशन टाइप जो है वो डिफरेंट टाइप के लोकेशन हो सकते हैं ना। इसमें मैं ड्रॉप डाउन देना चाहता हूँ यूज़र को, तो ड्रॉप डाउन देने के लिए मैं लुकअप विज़ार्ड क्रिएट करूँगा। दूसरी ऑप्शन चूज़ करूँगा, आई विल टाइप इन द वैल्यूज़ दैट आई वांट, नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा। तो एक हमारा सेंट्रल वेयर हाउस है और 2 जनरल वेयर हाउसेज हैं, ठीक है। सो सेंट्रल वेयर हाउस के लिए कोड मैं रखना चाहता हूँ CW और इसको हम सेंट्रल वेयर हाउस, GW जनरल वेयर हाउस, ठीक है। सो ये 2 वेयर हाउसेज अभी फिल वक्त हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों क्रिएट कर लिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर इस फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो फील्ड साइज 255 है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। 255 कैरेक्टर्स आप इस फील्ड में टाइप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारी लोकेशन टाइप के जो कैरेक्टर्स है उतने ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम हमारे 50 कैरेक्टर्स होंगे लोकेशन टाइप के लिए, तो हमें ये साइज़ को रिड्यूस करना। उसकी वजह यह है कि इवन ब्लैंक टेबल भी है, उस टेबल को क्रिएट करने में ये स्पेस ऑक्यूपाई होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, तो इसलिए आप स्पेस वही रखें जिस तरह का डेटा एंटर होना है, ठीक है। सो आप ये प्रैक्टिस देखते रहें कि थ्रू आउट दिस वीडियो जिसमें मैं एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ और मैं तकरीबन हर फील्ड का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम चलते हैं लोकेशन, इसमें शॉर्ट टेक्स्ट और इसका लेट्स से 100 कैरेक्टर्स रख लेते हैं लोकेशंस के। इंचार्ज, कौन इंचार्ज होगा, ये यहाँ पे नाम टाइप होगा तो 100 कैरेक्टर्स इसका भी रख लेते हैं। ईमेल, किसके ईमेल, 100 कैरेक्टर्स बहुत है ईमेल के लिए। एड्रेस, चलो एड्रेस के लिए 255 ही रहने दो। प्रॉफिट सेंटर शॉर्ट टेक्स्ट होगा। अब प्रॉफिट सेंटर जो है ये एक कोड है, तो कोड इतना बड़ा नहीं होगा, हम 25 कैरेक्टर्स का ही रखेंगे। कॉस्ट सेंटर भी सेम है जिसका हम सेम 25 कैरेक्टर्स। स्टेटस शॉर्ट टेक्स्ट इसका भी 25 कैरेक्टर्स और स्टेटस डेट, स्टेटस डेट टाइम, इसका जो फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट ये हो जाएगा। तो इस तरह हमारा एक पहला टेबल हो चुका है क्रिएट, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं और दूसरा टेबल क्रिएट करते हैं, यूज़र एक्टिविटी। अब ये जो टेबल है यूज़र एक्टिविटी, इसका बेसिकली मकसद ये है कि हम, नाम से पता चल रहा है कि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको हम रिकॉर्ड करें। जो भी जिधर भी क्लिक हो रहा है, यूज़र क्लिक कर रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करें ताकि हम एक ट्रेल रख सकें। किस यूज़र ने फ़लानी चीज़ को ऐड किया, किस यूज़र ने फ़लानी चीज़ को मॉडिफाई किया, किस यूज़र ने फ़लानी चीज़ को डिलीट किया और डीएक्टिवेट किया, जो भी है उस चीज़ का हम रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है। सो उसके लिए ये है एक्टिविटी आईडी, ऑटो नंबर रहेगी, लोकेशन आईडी। अब ये देखें, ये लोकेशन आईडी जो है ये फॉरेन की हो जाएगी। अब अगर मैं लोकेशन टेबल में जाके डिज़ाइन व्यू पे जाऊँ, ये लोकेशन आईडी यहाँ पे जो है वो प्राइमरी की होगी। जो अगर यही लोकेशन आईडी किसी और टेबल में आएगी तो उसको हम फॉरेन की कहेंगे। इसका मकसद ये है कि हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सके दोनों टेबल्स का, इसलिए इसको रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। तो प्राइमरी की को लिंक करना है सेकेंडरी की के साथ, तो इसलिए हमारी जो डेटा टाइप है वो भी सेम नंबर फील्ड होना चाहिए। तो अगर इसी कंडीशन में मैं सेव कर दूं टेबल और हम ट्राई करें रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो हमें एरर आएगा क्योंकि डेटा टाइप सेम नहीं है। तो डेटा टाइप नंबर फील्ड में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की जो है वो नंबर फील्ड में है, इसलिए डेटा टाइप सेकेंडरी की जो फॉरेन की है उसमें भी नंबर फील्ड ही होना चाहिए। और ये 0 मैं ख़त्म करूँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ट्रांजैक्शन टाइप ऑफ कोर्स ये मैं आपको जब हम एक्चुअली इसका UI बिल्ड करेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आपको ये सब चीज़ें कि ये जो
ट्रांजैक्शन टाइप है, ये रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर है, या एंट्री नंबर है, ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमने स्टोर करनी है इस टेबल में। डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, फिर एक्टिविटी टाइप। एक्टिविटी टाइप होगी मतलब कि किसी ने ऐड किया है, चेंज किया है, डिलीट किया है, ये एक्टिविटी टाइप्स हैं जो हमने रिकॉर्ड करनी है। एक्शन्ड बाय, किसने उस टेबल को मॉडिफाई किया है। एक्शन्ड ऑन, तो इसको हम शॉर्ट डेट इसका फॉर्मेट दे देंगे। और एक्शन्ड बाय यानी कि किसने उसको डेटा को क्रिएट किया है या चेंज किया है, तो 100 कैरेक्टर्स इसके भी रख देंगे। तो ये हमारा दूसरा टेबल हो गया। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट टेबल पे। प्रोडक्ट टेबल हमने क्रिएट करना है, तो चले हम इसमें जाते हैं, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू और प्रोडक्ट। ठीक है, पहली फील्ड प्रोडक्ट आईडी, दूसरी फील्ड लोकेशन आईडी। तो आप देखेंगे लोकेशन आईडी हर टेबल में आएगी। उसका मकसद ये है क्योंकि आप यही सेम डेटाबेस 3 लोकेशंस पे इस्तेमाल करेंगे, तो आपने ये रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा रिकॉर्ड किस लोकेशन ने क्रिएट किया है। तो सेंट्रल वेयरहाउस, जनरल वेयरहाउस लोकेशन है, लोकेशन बी, तो आपने वो रिकॉर्ड रखने हैं। ठीक है, क्रिएटेड ऑन, इसमें डेट एंड टाइम आएगा, शॉर्ट डेट आएगा, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम 150 कैरेक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट एक्रोनिम, मैं प्रोडक्ट एक्रोनिम मतलब शॉर्ट नेम प्रोडक्ट का क्रिएट करना चाहता हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा कि उसकी वजह क्या है। हर प्रोडक्ट का एक ब्रांड होगा डेफिनेटली, तो उस ब्रांड का नाम भी दे देंगे। प्रोडक्ट की इमेज होगी तो हम एज ए अटैचमेंट इमेज। स्टेटस होगा, स्टेटस का हमेशा 25 कैरेक्टर्स हम रखेंगे। और स्टेटस डेट, तो ये हम पकड़ लेते हैं, इसको हम चेंज कर देंगे स्टेटस डेट। ओके जी, तो ये हो गया हमारा तीसरा टेबल, चौथा टेबल भी क्रिएट, तीसरा टेबल सॉरी। सो इस तरह देखिए आप इजी होता जाएगा अगर आपके पास ऐसे डेटाबेस स्कीमा बना हुआ है, अगर आपने सोच के सब बनाया हुआ है, फिर आपको जब बना रहे हो आप डेटाबेस एक्सेस में, फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप फ़ौरन फटाफट बना लोगे। ठीक है, नेक्स्ट टेबल हम क्रिएट करते हैं वेरिएंट्स। अब हर प्रोडक्ट का वेरिएंट होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दी शर्ट की। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट होगी शर्ट, ठीक है, ब्रांड एक होगा, तो अब उस ब्रांड की जो शर्ट, एक जो शर्ट है, एक शर्ट में भी डिफरेंट टाइप्स होंगी, डिफरेंट कलर्स होंगे, डिफरेंट डिज़ाइन होंगे, डिफरेंट साइजेस होंगे। तो हर कलर, हर डिज़ाइन, हर साइज़ के लिए अलग से वेरिएंट एक क्रिएट होगा। ठीक है, सो इसलिए वेरिएंट्स टेबल का होना ज़रूरी है। लोकेशन आईडी, अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, लोकेशन आईडी आप हर टेबल में आप देखोगे लोकेशन आईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्रिएटेड ऑन, शॉर्ट डेट, प्रोडक्ट आईडी यानी कि इसमें प्रोडक्ट आईडी फॉरेन की होगी, इसलिए नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। आइटम इमेज हमेशा अटैचमेंट में होता है। आइटम नेम, इसका 255 कैरेक्टर्स। वेंडर एसकेयू मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट एक कोड होता है जो हर वेरिएंट को दिया जाता है, हर एक प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो वो जो वेंडर होगा जिससे आप परचेज करेंगे, उसका अपना एक उन्होंने अपना एक SKU क्रिएट किया होगा, तो वो हमने यहाँ पे स्टोर करना है अगर हमारे पास है तो, अदरवाइज वी कैन कीप इट एम्प्टी। टाइप, कलर, हर प्रोडक्ट का टाइप होगा, कलर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद साइज़ आ जाएगी, हर प्रोडक्ट की साइज़ होगी, उसको भी हम 25 कैरेक्टर रख लेते हैं। SKU मतलब हम अपना कोड क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको जब इसका UI बनाएंगे ना, SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट, तो हम अपना एक कोड क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम UI क्रिएट करेंगे। UOM होता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि अगर सिंपल क्वांटिटी है तो EA, किलोग्राम्स, लीटर्स, ये सब UOM कहलाते हैं। ठीक है, सप्लायर आईडी, ऑफ कोर्स हर प्रोडक्ट जो है वो एक सप्लायर डिलीवर कर रहा है,
तो सप्लायर आईडी इसमें आएगी और इसमें फॉरेन की होगी सप्लायर आईडी। परचेज प्राइस, जब भी प्राइस आएगी तो हम नंबर फील्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे फील्ड साइज डबल होगा, फॉर्मेट स्टैंडर्ड होगा और डेसिमल प्लेसेस 1 होगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 कर देंगे। लिस्ट प्राइस, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और चेंज कर देंगे परचेज प्राइस से लिस्ट प्राइस। स्टोरेज लोकेशन, ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक लोकेशन होती है जहाँ पे स्टोरेज होगी, इसको हम स्टेटस डेट, ओके। सो ये जी वेरिएंट्स टेबल हमने क्रिएट कर लिया है इस तरह आसानी से। अब कैटलॉग क्रिएट करते हैं। कैटलॉग्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। हर कैटलॉग में प्रोडक्ट होगी और हर प्रोडक्ट की एक वेरिएंट होगा। इजी, राइट क्लिक, कैटलॉग्स, कैटलॉग की आईडी होगी, ऑटो नंबर होगा, लोकेशन आईडी होगी, नंबर फील्ड होगा। इसको हम 0 को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 ख़त्म कर देते हैं। क्रिएटेड ऑन, डेट टाइम, ठीक है। कैटलॉग नेम, हर कैटलॉग का अपना एक नाम भी होगा। 50 कैरेक्टर्स, चलो बढ़ा देते हैं 100 कैरेक्टर्स। इमेज कैटलॉग का होगा, इसको हम अटैचमेंट कहेंगे। स्टेटस होगा स्टेटस डेट, डेट टाइम, शॉर्ट डेट। ये हमारा कैटलॉग टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। सबसे पहले हम सप्लायर टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, सप्लायर। इसमें पहली फील्ड है सप्लायर आईडी, ऑटो नंबर रहेगी, लोकेशन आईडी। अगेन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हर टेबल में आप ये लोकेशन आईडी देखेंगे। क्रिएटेड ऑन, डेट टाइम, सो शॉर्ट डेट, इसका हम फॉर्मेट रखेंगे। सप्लायर का नाम होगा, चलो 250 कैरेक्टर्स ही रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन 100 कैरेक्टर्स रखते हैं, 100। कॉन्टैक्ट टाइटल, ये हम 50 कैरेक्टर्स रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल, ये भी हम 100 कैरेक्टर्स रख लेते हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर 15 कैरेक्टर्स का रख लेते हैं। सिटी, ये भी हम 30 कैरेक्टर्स। स्टेट 30 कैरेक्टर्स। कंट्री लेट्स से 50 कैरेक्टर्स। एड्रेस let's keep 255 character. License number let's say 25 characters. Payment method, इस सप्लायर का पेमेंट मेथड क्या होगा वो हम ड्रॉप डाउन बना लेते हैं, कैश, क्रेडिट, ठीक है। आया कि वो सप्लायर हमसे कैश पे काम करेगा या क्रेडिट पे काम करेगा। पेमेंट टर्म्स, सो पेमेंट टर्म्स हम रखेंगे नंबर फील्ड में। अब पेमेंट टर्म्स है क्या? पेमेंट टर्म्स का मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ सप्लायर्स होंगे वो कहेंगे नहीं जी हम कैश पे ही काम करेंगे, तो उनके लिए पेमेंट टर्म्स 0 आएगा इस फील्ड में। लेकिन कुछ सप्लायर हम वो कहते हैं कहेंगे कि ठीक है हम आपसे क्रेडिट पे आपके साथ काम कर लेते हैं, तो अगर क्रेडिट होगा तो कितने दिन का क्रेडिट होगा, तो वो पेमेंट टर्म्स आप जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे सप्लायर के साथ तो वो डिसाइड होगा। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जितने भी होगा वो इस फील्ड में टाइप किया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए ये ज़रूरी है। स्टेटस शॉर्ट टेक्स्ट होगा, इसके 25 कैरेक्टर्स। स्टेटस डेट, डेट टाइम होगा और इसका फॉर्मेट शॉर्ट डेट होगा, ठीक है। सो ये क्लोज कर लिया। अब हम जाएंगे स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र भी बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है क्योंकि हमने रिकॉर्ड रखना है कि कौन सा स्टॉक
कहाँ से कब मूव हो रहा है। आपको याद है हमारे पास 3 लोकेशन, सेंट्रल वेयरहाउस, लोकेशन ए, लोकेशन बी। तो अगर कोई एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में सामान जा रहा है तो उसका जो रिकॉर्ड है वो हमें रखना ज़रूरी है हमारे लिए। लोकेशन आईडी, किस लोकेशन ने वो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो सारा हमने रिकॉर्ड करना है। क्रिएटेड ऑन डेट टाइम, ट्रांसफ़र बाय लोकेशन, सो किस लोकेशन से सामान जा रहा है वो हमने इन नंबर फील्ड में आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी ट्रांसफ़र बाय कॉस्ट सेंटर, कौन सा कॉस्ट सेंटर ट्रांसफ़र कर रहा है, और ट्रांसफ़र क्वांटिटी भी हम ऐड करेंगे। इसकी नंबर फील्ड आएगा और फील्ड साइज़ हम इसे डबल कर देंगे, स्टैंडर्ड डेसिमल पॉइंट 1 और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 को ख़त्म करेंगे। सो यही हम तीनों फील्ड्स कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र टू लोकेशन, इसमें ट्रांसफ़र टू के कहाँ सामान जा रहा है, और ट्रांसफ़र टू सीसी जो है वो कॉस्ट सेंटर है, ठीक है। कॉस्ट सेंटर का मतलब है कि अगर आप कोई सामान ले रहे हो या दे रहे हो किसी को, तो आपका एक कॉस्ट सेंटर है, उस कॉस्ट से आपकी कॉस्ट माइनस हो जाएगी अगर किसी को आप सामान दे रहे हो। तो अगर आप सामान ले रहे हो तो आपके कॉस्ट सेंटर में वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी जितना भी सामान आप ले रहे हो, ठीक है ना। होपफुली आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका ये हो गया ट्रांसफर्ड बाय, एंड इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र, इधर आ जाएगा रिसीव क्वांटिटी, ठीक है। तो कितनी रिसीव की है, अगर कितनी भेजी थी हमने, कितनी रिसीव की है। अच्छा, एक और इसमें चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, वो ये है कि परचेज प्राइस और नंबर फील्ड, इसमें डबल स्टैंडर्ड, क्योंकि हमने वैल्यू भी देखनी है ना, कितनी वैल्यू डिलीवर हो रही है। डेसिमल पॉइंट्स 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 हम कर देंगे, ओके। सो परचेज प्राइस भी हम देखना चाहते हैं। अच्छा जी, सो ये हो गया। नहीं, इसमें मॉडिफिकेशन, देखा मैंने कहा था ना इसमें फ्लॉज हो सकते हैं। तो अभी मुझे एक चीज़ याद आ रही है, वो ये कि अगर ट्रांसफ़र क्वांटिटी कर रहे हैं तो उसकी भी परचेज प्राइस होगी ना, ठीक है। यूनिट प्राइस भी होगी और परचेज प्राइस भी होगी। तो हमने क्योंकि वैल्यू का भी रिकॉर्ड रखना है, अगर एक पीस 100 रुपये का हम कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो 100 रुपये हमारी कॉस्ट से डिडक्ट हो जानी चाहिए। और अगर कोई दूसरा वेयर हाउस एक पीस रिसीव कर रहा है 100 रुपये का, तो उनकी कॉस्ट में वो प्राइस ऐड हो जानी चाहिए, करेक्ट। सो ये चीज़ भी हमने रिकॉर्ड रखना है। सो इसलिए ट्रांसफ़र क्वांटिटी और इसका हम रखेंगे ट्रांसफ़र यूनिट प्राइस ट्रांसफ़र, ठीक है। इसका नंबर फील्ड, सो ये यूनिट प्राइस ट्रांसफ़र, इसको डबल कर देंगे, स्टैंडर्ड डेसिमल पॉइंट 1। फिर हम इसको ले आएंगे टोटल प्राइस ट्रांसफ़र, और इसको हम कैलकुलेटेड करेंगे, और इसको हम करेंगे ट्रांसफ़र क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस ट्रांसफ़र, ओके। सो मैं दोबारा समझाता हूँ। ये मैंने टेबल मॉडिफाई की है, इस टेबल को देखिए, यहाँ पे ये फील्ड्स नहीं थी, लेकिन क्योंकि बनाते हुए मुझे ये चीज़ याद आई है तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड कर ली है। एक चीज़ हम एक सामान हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमने रखना है, और रिकॉर्ड ये रखना है
कि क्या चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो ये चीज़ हमने रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और लिहाजा इसमें ये साबित हुआ हमें एक और फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, वो ये है कि वेरिएंट आईडी। वेरिएंट आईडी, क्या चीज़ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और कितनी उसकी यूनिट प्राइस है और कितनी उसकी टोटल प्राइस है। तो ये चीज़ हमने ऐड की है न्यू। सो ये चीज़ हमने यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस रिसीव, ठीक है, यूनिट प्राइस रिसीव, टोटल प्राइस रिसीव, तो ये कैलकुलेटेड हो जाएंगे। अब इसमें हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसके एक्सप्रेशन को। वो ये है कि रिसीव क्वांटिटी, नहीं, उप्स, परचेज प्राइस। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आ जाती है। परचेज प्राइस ख़त्म हो गई। ओके, रिसीव क्वांटिटी, यूनिट प्राइस रिसीव्ड और टोटल प्राइस रिसीव्ड, ठीक है। सो यूनिट प्राइस रिसीव्ड इनटू रिसीव क्वांटिटी, ये टोटल प्राइस रिसीव्ड आ जाएगा, ठीक है। शुक्र है अभी याद आ गया, नहीं तो बाद में याद आता तो चेंज करना पड़ता। सो यूनिट प्राइस रिसीव्ड इनटू रिसीव क्वांटिटी, ये हमारी आ जाएगी टोटल प्राइस रिसीव। अब मैं आपको समझाता हूँ किस लोकेशन ने ये रिकॉर्ड क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, किस लोकेशन से सामान जा रहा है, उस लोकेशन का कॉस्ट सेंटर क्या है जहाँ से सामान जा रहा है, कौन सा सामान जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में जा रहा है, उसकी प्राइस कितनी है, यूनिट प्राइस कितनी है, लिहाजा टोटल प्राइस कितनी है, किस लोकेशन पे सामान जा रहा है, उस लोकेशन का कॉस्ट सेंटर क्या है जिधर जा रहा है, उन्होंने कितनी क्वांटिटी रिसीव की है, यूनिट प्राइस क्वांटिटी की सेम ही रहेगी ऑफ कोर्स, और टोटल प्राइस जो रिसीव है क्वांटिटी की वो भी कैलकुलेट हो जाएगी। सो ये एक्चुअल टेबल है। इसमें आप देखें मैंने ओरिजिनली ये चीज़ नहीं ऐड की थी, और ये मुझे अभी याद आई है जब मैं बना रहा था। अभी बना रहा हूँ ना, तो अभी मुझे याद आई है ये। सो ये मैंने जो इंग्लिश का ट्यूटोरियल है उसमें भी ये करेक्शन करनी है, और डेफिनेटली मैं करूँगा उसके अंदर भी। अब वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो वीडियो रिकॉर्ड कर ली है। सो लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। बट उर्दू के ट्यूटोरियल में मुझे याद आ गया और मैंने ये सब ऐड कर दिया। तो ये स्टॉक ट्रांसफ़र है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये हमें चाहिए था बनाने के लिए। ऑलराइट, सो स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। अब चलते हैं पीओ। पीओ मीन परचेज ऑर्डर। राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, पीओ। पहली फील्ड होगी पीओ आईडी, परचेज ऑर्डर नंबर आईडी, क्रिएटेड ऑन, कब क्रिएट हुआ है, शॉर्ट डेट, लोकेशन आईडी, किस लोकेशन ने वो क्रिएट किया है पीओ, ठीक है। कॉस्ट सेंटर, किस लोकेशन का जो कॉस्ट सेंटर है वो भी आएगा डिटेल उसमें। क्रिएटेड बाय, किसने क्रिएट किया है पीओ। अप्रूव्ड बाय, फिर उसके बाद आ जाएगा स्टेटस पीओ का और स्टेटस डेट, शॉर्ट डेट। ओके जी, सो ये हमारा हो गया। अब पीओ लाइंस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू टेबल, डिज़ाइन व्यू, पीओ लाइंस,
PO line ID, location ID, ओके, नंबर फील्ड में आएगी क्रिएटेड ऑन डेट टाइम, यहाँ पे शॉर्ट डेट आएगी फॉर्मेट, PO ID, नंबर, कैटलॉग ID, ये भी नंबर फील्ड आएगी। उसके बाद है प्रोडक्ट वेरिएंट सप्लायर, प्रोडक्ट वेरिएंट सप्लायर, प्रोडक्ट ID, वेरिएंट ID, सप्लायर ID, उस आइटम का नाम क्या है, ये 100 पीसेस कर लेते हैं, 100 साइज नॉट पीसेस, SKU का साइज 30 होगा, UOM का साइज 10 होगा, हालांकि इतने होते नहीं हैं बट एनीवे, यूनिट प्राइस, नंबर फील्ड, डबल, स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर, डबल, स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, टोटल प्राइस, सो टोटल प्राइस कैलकुलेटेड फील्ड होगी, सो यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी, ये भी रिजल्ट डबल होगा, स्टैंडर्ड होगा डेसिमल पॉइंट 1, रिसीव क्वांटिटी, ठीक है जी, स्टेटस, ट्वेंटी 25 कैरेक्टर्स, स्टेटस डेट, ओके, PO लाइंस भी क्रिएट हो चुका है। सो नेक्स्ट अब क्रिएट करते हैं सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया, ऑर्डर ID created on date time, short date, location ID, number field, profit center, प्रॉफिट सेंटर में आ जाएगा 25 फील्ड साइज, ऑर्डर टाइप, लुकअप विजिट बनाएंगे यानी कि ड्रॉप डाउन, इसमें ड्रॉप डाउन में शो होना चाहिए ऑर्डर टाइप क्या होना चाहिए सेल्स ऑर्डर का, वेल रिटेल, स्टोर, ऑनलाइन, और क्या होगा, चलो यही सही है फ़िलहाल, बाद में चेंज कर लेंगे अगर करना हो तो। 25 फील्ड साइज, कस्टमर ID, इन्वेंट्री स्टेटस, created by 100, और सेल्स ऑर्डर का स्टेटस, इन्वेंट्री नहीं सॉरी इनवॉइस स्टेटस, अगर कोई कंफ्यूज हो गया था सॉरी, इनवॉइस स्टेटस है ये, स्टेटस डेट। ओके, अब हम क्रिएट करते हैं लास्ट टेबल, वो है सेल्स ऑर्डर लाइंस। बाकी टेबल्स हम नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है वीडियो, आई डोंट नो, मे बी अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वेल डन, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नॉर्मली इतनी देर तक ऐसी वीडियोस कोई देखता नहीं है। क्रिएटेड ऑन
सो इसका भी डेट टाइम, शॉर्ट डेट, ऑर्डर आईडी, ओके, ऑर्डर आईडी सेकेंडरी की है, वेरिएंट आईडी ये भी सेकेंडरी की है, यानी कि फॉरेन की भी इसे कहते हैं। SKU शॉर्ट टेक्स्ट आएगा 30 भाई 20 नहीं 30। आइटम नेम, यूनिट प्राइस, नंबर फील्ड, डबल, स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक, क्वांटिटी ये भी नंबर फील्ड आएगा, डबल, स्टैंडर्ड, डेसिमल पॉइंट 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, टोटल प्राइस ये होगा कैलकुलेटेड फील्ड, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये क्या हो रहा है भाई? एनीवे, स्टेटस 25 फील्ड साइज, स्टेटस डेट, status date, date time, short date। एनीवे सो ये थी आज की वीडियो जनाब, थैंक यू सो मच अगर आप देख रहे हैं अभी तक। होपफुली आपने कुछ सीखा होगा, और बाकी अब हम अगली वीडियो में बाकी के टेबल्स क्रिएट करेंगे और हम रिलेशनशिप्स भी डेटाबेस के क्रिएट करेंगे। तो हम अपना जो डेटाबेस बिल्डिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल का आइकॉन भी हिट कर दिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।